हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो आपके लिए काफी खास और काफी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो वीडियो है आज का, ये हम सोल्व करने जा रहे हैं आपका मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका है सब्जेक्टिव, और ये विषय है आपका गणित का। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है ये पूरा 40 नंबर का है, और इसमें आपको टाइम मिलने वाला है, ये भी आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे। क्लियर है बच्चों? तो अभी मैं सोल्व करने जा रहा हूँ आपके 2022-23 में जो मॉडल पेपर आया है, उसका गणित का सब्जेक्टिव है ना, यहाँ लिखा हुआ है विषय निष्ठ यानी सब्जेक्टिव। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ना, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं और आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे नहीं पढ़ते हैं और जिनकी वजह से उनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, लेकिन कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन नहीं लिखना होता है ना। इसमें से आपको यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ पर कितना क्वेश्चन लिखना है। क्लियर है? वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा हम लोग प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा मिलता है यहां पर सेक्शन ए। क्या मिलता है बच्चों? सेक्शन ए। और सेक्शन ए में साफ साफ लिखा गया है निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर है? इसीलिए 2 5 10 नंबर का है ये, है ना। तो चलिए हमें यहां से 5 प्रश्नों का हल करना है। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये है हमारा, यदि एचसीएफ दिया हुआ है 657 और 306 का 9 है ना, यानी कि 657 और 306 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम कितना होगा इन दोनों संख्याओं का। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। तो हमारा हल है यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने पहले से हल करके यहाँ पर रख लिया है, ताकि आपको सीधा सीधी हल मिले और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो हल है हमारा, चूंकि एचसीएफ दिया हुआ है इन दो संख्याओं का 9 है ना, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। क्लियर है? चलिए, यानी कि पहली संख्या जो हमारा है, यानी कि बच्चों हमारा जो पहली संख्या है वो कितना है, 657, और दूसरी संख्या है 306। उसको गुना में इसके नीचे जस्ट रख दिए, बराबर नीचे बराबर रखेंगे, और एलसीएम तो निकालना था इसलिए एलसीएम रहने दीजिए, और एचसीएफ 9 दिया होता तो एलसीएम के नीचे 9 रख दिए। क्लियर है? तो चलिए हमें ज्ञात करना है यहाँ से एलसीएम। तो क्या करेंगे, 9 को हम इधर भेज दिए, तो 9 यहाँ गुना में है, इधर आके भाग में हो गया। क्लियर है? तो यहाँ बच गया मेरा एलसीएम के लिए, इसको हम भाग में भेज दिए, यहाँ से कट गया 9 एका 9, है ना, और यहां से कट जाएगा ये आपका 34 बार में। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम गुना कर लेंगे 657 गुना 34 को, तो ये आपका उत्तर मिलेगा, है ना, 22,338, और ये आपका हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको एलसीएम ज्ञात करना है ना। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है ना। और इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी कर चुके थे, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमारा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख लिए, है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा, है ना। माना कि द्विघात बहुपद को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लिए हम द्विघात बहुपद। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो हमारे पास शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था 4। क्लियर है? और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ था 1। ठीक है, तो हम इस 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को, चूंकि हमको पता है शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, इसको ध्यान में रखते हुए हमको इसको भी सेट करना है इसी रूप में, माइनस बी बाई ए के रूप में सेट करना है। क्लियर है बच्चों? तो इसको क्या लिख दिया हम, ये 4 था प्लस में, तो अगर इसको माइनस लगा के लिखना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, माइनस लगा दिए बाहर और फिर एक अंदर लगा दिए माइनस, है ना। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और बटा में लगा दिए एक, एक की जगह पर कुछ नहीं था इसीलिए हम लगा दिए 1। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, कितना हो गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जो 4 था उसको लिख दिया माइनस 4/1, और ये मिल गया माइनस बी बाई ए का रूप में, इसको लिख दिया हम लोग। क्लियर है? चलिए अगला हमारा है अल्फा गुना बीटा, ये था 1, तो 1 को कुछ नहीं लिखे, हम 1/1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए, है ना, और ये मिल गया मेरा c/a। क्लियर है? चलिए, तो आगे अगर हम यहां से तुलना करके देखें तो ए का मान कितना मिल रहा है बच्चों, यहां से देखो तो ए का मान 1 मिल रहा है, यहां से भी देखो ए का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो ए का मान हो गया मेरा ए, तो हो जाएगा मेरा ए का मान ए। बी का मान कितना मिल रहा है, तुलना करके देखिए तो बी का मान आपको मिल रहा है यहां पर देखिए -4, बी का मान कितना मिल रहा है -4। क्लियर है? उसी प्रकार से सी का मान देखें बच्चों हम लोग, तो सी का मान कितना मिल रहा है, यहां से तुलना करके देखेंगे सी का मान मिल रहा है 1, है ना। तो इस तरीके से हम ए बी सी का मान निकाल लिए। अब ए बी सी का मान कहां रखेंगे, यहां पर जो हम बहुपद माने थे द्विघात बहुपद में, तो उसमें ए का मान रखेंगे 1, तो हो जाएगा ए का मान अगर x यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अगर हम b का मान -4 रखेंगे तो -x मिलेगा, है ना, और c का मान +1 रखेंगे तो यहां +1 मिलेगा। तो ये था हमारा द्विघात बहुपद, है ना, x स्क्वायर -4x + 1। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी समकोण तथा ए बी बराबर बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी का स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, ये सिद्ध करना है आपको। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों, यहां पर देखिए आप, चलिए यहां देखिए, तो हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कि कोण बी मेरा समकोण है। क्लियर है? अच्छा, दिया हुआ क्या है कि ए बी बराबर बी सी, है ना, वहां दिया हुआ था हमारा कि ए बी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। क्लियर है? आप देखिए ध्यान से, है ना, दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर, है ना, ए सी का स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। और चूंकि हमें पता है कि बी सी बराबर ए बी है, तो हम यहां पर बीसी की जगह पर ए बी लिख दिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बीसी बराबर ए बी है इसलिए इसका वर्ग भी बराबर होगा, तो हम बीसी का वर्ग बराबर जगह पर ए बी का वर्ग लिख दिए। क्लियर है? तो यहां से ए बी प्लस ए बी अगर जुटेगा बच्चों, है ना, ए बी प्लस ए बी जुटेगा तो
क्या मिलेगा 2ab का स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो गया मेरा सिद्ध ac का स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। क्लियर है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं ए बी तथा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यानी कि दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन है ना, आपको तो पता चल ही चुका होगा, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी था, ऑब्जेक्टिव में। चलिए देखते हैं इसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहाँ पर हल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जैसे कि आप देख लिए हमारे पास है ए और बी और माइनस ए और माइनस बी। हम ले इसको मान लिए बिंदु पी और इसको मान लिए बिंदु क्यू। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पी क्यू का दूरी कितना होगा, तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, ये देखिए रूट अंडर है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम सारा मान रख दिए, तो मेरे पास ये मान लिए x1 y1 यहाँ पर है और यहाँ से ले लिए x2 y2। क्लियर है बच्चों। तो सारा मान रखेंगे। x2 में कितना है हमारे पास, देखिए x2 यहां पर है माइनस ए रख दिए। उसके बाद x1 में कितना है, तो सिर्फ a, तो यहां लेकिन माइनस, तो माइनस ए फिर हो गया। क्लियर है, का होल स्क्वायर। आगे मेरा है y2 माइनस y, y2 कितना है माइनस बी रख दिए। y1 कितना है, फिर से b यहां रख दिए, माइनस बी हो गया। क्लियर है बच्चों। तो हमारा यहां मिलेगा माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस 2a का भी स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4b का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से हम क्या कर लिए, अब यहां से बच्चों हम 4 को कॉमन कर लिए। देखो यहां से, यहां भी 4 था, यहां भी 4 कॉमन कर लिए, तो क्या मिला, हमें मिला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर अपना है ना, यहां ब्रैकेट छूट गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से 4 तो रूट से निकल जाएगा, तो रूट से निकल गया मेरा 2, बचा क्या रूट में, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। तो ये हो गया हमारा P से लेके Q तक का दूरी, PQ कितना हो गया मेरा 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया आपका उत्तर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है मान निकालना है बच्चों, यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। मान निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल देखते हैं इसका हम लोग। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि हमें इसका हल निकालना है। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सारे वैल्यूज पहले, है ना। अगर ये वैल्यू आपको पता होगा तभी आप इसका हल आराम से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये जैसे कि हमारे पास है 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का होल स्क्वायर है, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रख दिए 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 30, यानी कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो हो गया मेरा यहां पर कितना 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद है हमारे पास कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस स्क्वायर यानी तो कोस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2 ही होता है, तो यहां पर 1/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ठीक कर लिए तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिल गया और 2 गुना 1 2 मिलेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस में 1/2 का स्क्वायर फिर से 1/4 माइनस में, ये तो कट जाएगा। क्या मिलेगा आंसर में आपका, देखिएगा यहां से ये कटेगा तो क्या मिलेगा आंसर में, सिर्फ आंसर 2 मिलेगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वाया बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, जो किसी हम वृत्त के स्पर्श रेखा को जो बनाते हैं, तो यहां जो रेखा होता है, ये रेखा और ये रेखा बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसका हल। तो यहां पर है हमारा क्वेश्चन 6 का हल, है ना। इसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा हमारा मैटर गड़बड़ हो गया है ना। चलिए यहां देखते हैं, हमारा ये फिगर है, हमारा ये हमारा एक वृत्त है और यहां पर स्पर्श रेखा देख सकते हैं PA और PB है। क्लियर है यहां पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपको P दिया हुआ है कि OA और OB बराबर है, क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्याएं है ना, तो बराबर हो गया। सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB को आपको सिद्ध करना है, ये और ये दूरी को सिद्ध करना है। क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा है, हम लेते हैं त्रिभुज POA और POB में, त्रिभुज POA है ना और POB में, इसमें ले रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज को हम करेंगे अभी सर्वांगसम। क्या करेंगे अभी हम लोग, सर्वांगसम। तो देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है OA बराबर OB त्रिज्याएं हैं, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा हो गया, और कोण OAP बराबर कोण OBP, चूंकि वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है ना। जो भी हमारा हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा से त्रिज्या जो बनता है, यहाँ कोण 90 बनता है। क्लियर है। तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा, यहाँ भी कोण 90 बनेगा, है ना, इस तरीके से होता है। क्लियर है बच्चों। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री, तो यानी कि हमारे पास हो गया साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से, है ना, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, इसीलिए मेरा उसका तीसरा भुजा PA बराबर PB भी बराबर हो जाएगा CP CT से। तो ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना होगा प्रूफ। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, आपको प्रायिकता से सवाल है और यहाँ पर दिया गया कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे, ठीक ना, यादृच्छिक क्या होता है हिंदी में देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है बिना देखे निकाला जा रहा है। ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो या बल्ब खराब नहीं हो, है ना। एक बल्ब निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, यहीं पर समझा देते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि हमारे पास दिया गया है कुल बल्बों की संख्या 20 है, खराब बल्बों की संख्या 4 है, तो अच्छे बल्बों की संख्या 16 हो जाएगा। क्लियर सी बात है ना। तो यानी कि हमें निकालना है बल्ब खराब होने की प्रायिकता कितना होगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। बल्ब खराब होने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, तो खराब बल्ब यहाँ पर 4 है रख दिए और कुल बल्ब 20 है रख दिए, काट दिए, तो क्या मिलेगा 1/5। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देख सकते हैं निकालना था प्रायिकता हमें बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छे बल्बों की संख्या, अगर बल्ब खराब नहीं है तो बल्ब अच्छा होगा, उसका प्रायिकता निकालना है। तो हम लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, और ये मिलेगा 16/20 तो मिलेगा 4/5 उत्तर। क्लियर है? इस तरीके से इसका एक और फॉर्मूला है ना? क्योंकि पूरा प्रायिकता का जो सम होता है वो 1 होता है, तो अगर हम 1 से अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे 1/5 को, तो कितना मिलेगा? ये भी मिलेगा मेरा 4/5 ही मिलेगा। तो ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, आप इसको भी लगा करके बना सकते हैं। ठीक है? चलिए हम बात करते हैं, हमारा अगला सवाल जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, है ना? तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा है सेक्शन बी में, है ना? कहाँ है बच्चों? सेक्शन बी में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इनमें से 5 ही प्रश्न के उत्तर देना है जो आपको अच्छे से पता हो। इन्हें कि सब लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। जो आपको अच्छा से पता हो बस वही 5 का उत्तर आपको लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है वही क्वेश्चन नंबर देना है। क्लियर है बच्चों? तो हमारा जो अगला सवाल है जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर है? तो मान लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग। आगे अगर हम देखें इसका हल, तो यहाँ पर है हमारा इसका हल, है ना? चलिए, तो इसका हल है हमारे यहाँ पर। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a, यहाँ पर एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए a, है ना? तो इसका b कितना होगा बच्चों? देखिए हमेशा b जो होगा, जो सवाल में जो मानना जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा ना, 4q+1 का है, 4q+3 का है, तो इसका b जो होगा ये होगा हमारा 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी कि जो विभाजन सूत्र हमारा ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि a = bq+r, जहां जो मेरा r का जो मान होगा ये कितना होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना? या फिर b से छोटा होगा। क्लियर है? हमेशा जो मेरा r का मान होता है बच्चों, ये हमेशा मेरा क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा होता है ना? आप देख लीजिएगा, है ना? हमेशा जब किसी नंबर को भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर r बचता है ये हमेशा मेरा उस संख्या किससे, है ना, b से क्या होता है? हमेशा संख्या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, या तो 0 होता है, या फिर मेरा b से छोटा होता है। क्लियर है? यानी कि बच्चों हमारे पास a = 4q+r है, जहां r का कुछ ये मान है। तो अगर हम r का मान देखें तो क्या मिलेगा? r का मान देखें तो हमारे यहाँ पर, यहाँ b की जगह पर 4 लिखना छूट गया, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, है ना? चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो r का जो मान होगा ये 0 से क्या होगा? 0 या 0 से ज्यादा, लेकिन 4 से कम होगा। तो r का मान हो गया मेरा 0, 1, 2, 3, 4 तो होगा नहीं, 4 से कम होगा, इसलिए r का ये मेरा मान हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ पर 4 रहने दीजिए अभी। हाँ, तो हमारे पास r का ये मान मिला। क्लियर है? अब बारी-बारी हम r का मान यहाँ पर रखते चलते हैं, तो क्या मिलता है देखिए तो। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, जहां अगर हम जब r का मान 0 रखते हैं तो क्या मिलता है मेरा? ये मिलेगा मेरा a = 4q, क्योंकि 0 तो हट जाएगा, तो a = 4q मिलेगा। अगर हम r का मान 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमारा? यहाँ पर a = 4q+1 मिलेगा। अगर 2 रखते हैं तो a = 4q+2 मिलेगा, और अगर हम r का मान 3 रखते हैं तो मिलेगा 4q+3 मिलेगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों हम लोग, तो यहाँ पर जो मेरा a = 4q है ये एक सम संख्या हो रहा है। आप कोई भी q का मान रख के देखिए, धनात्मक नंबर 1 2 3 4 5 सम संख्या मिलेगा, है ना? अगर वही हम देखें 4q+2 में, है ना, q का मान रख के, तो ये भी मेरा सम संख्या मिल रहा है। q का मान कुछ भी रख के देखिए सम मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर q का मान 1 2 3 रखते हैं तो हमारा विषम मिलता है, और यहाँ भी q का मान 1 2 3 4 रखते हैं, 4 नहीं 1 2 3 रखेंगे, है ना? 4 भी रखो, क्या दिक्कत है? या तो q भी रख सकते हैं, तो ये मेरा विषम मिलता है। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब साफ-साफ पता चल रहा है कि जो हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ये हमेशा मेरा ये 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से ये आपका सिद्ध हो गया, है ना? सॉल्यूशन थोड़ा आपका लंबा जाएगा, लेकिन आप आराम से समझिए, बेहद आसान है। ठीक है? बिल्कुल आसान है बच्चों, है ना? चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेगा एग्जाम तक। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आगे हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर, है ना? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। समीकरण युग्म 2x - y = 2 और 4x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल करना है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने आपको ग्राफीय विधि से पहले भी बता चुका था, है ना? और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैंने कंफर्म बोल दिया था। ठीक है? तो आपका मॉडल पेपर में दिख रहा है, मतलब परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों? तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारा इसका हल, है ना? देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना? 2 समीकरण दिया हुआ था बच्चों, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला समीकरण है 2x - y = 2 और दूसरा समीकरण है 4x - y = 4। ठीक है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों समीकरण का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, है ना? बिंदु ज्ञात करेंगे, और आपको बताया था कि 3 बिंदु आपको हमेशा ज्ञात करना है, 3 बिंदु। 2 बिंदु से भी काम हो जाता है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप हमेशा 3 बिंदु ज्ञात करिएगा। ठीक है? 3 बिंदु ज्ञात करने से आपका उत्तर हमेशा सही होगा, गलत नहीं होगा। तो चलिए, बिंदु ज्ञात करने तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना? ये हमारा है समीकरण। ठीक है? इसको हल्का सा लिख के दिया वैसे क्या कर दिया, इसको y को उधर भेज के 2 को एक तरफ कर दिया, तो 2 देखो इधर आ गया तो माइनस में आ गया, और y इधर से आ गया तो प्लस में आ गया। अब यहाँ से x का मान यहाँ रखते जाइए आप, और आपको y का मान मिलते चला जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर x का मान रखें 0, तो y का मान मिलेगा 2। यहाँ पर रखे देखिए, अगर x का मान 0 रखते हैं यहाँ पर, तो y का मान मेरा कितना मिलेगा? ये तो 2 × 0 0 होकर सिर्फ हमें -2 मिलेगा, तो y बराबर मिल गया -2। उसी प्रकार से x = 1 रखेंगे तो ये 2 × 1 = 2 और 2 - 2 हो जाएगा 0 मिलेगा, है ना? इसी तरीके से बच्चों हमें तीनों मान निकाल लेना है। x = 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 मिलेगा, है ना? आप रख के निकाल लीजिएगा। ठीक है? हम यहाँ सारा निकाल चुके हैं ना? तो देखिए यहाँ से हम सारा मान निकाल लिए, 0 2 1 0 2 2 अभी निकाले। फिर इसी प्रकार से इधर से भी निकालेंगे, 0 - 4, है ना? 1 0 और 2 4। क्लियर है बच्चों? अब इनको हमें ग्राफ में फिर क्या करना है, निरूपित करना है। तो देख लीजिए आप, हमारे पास ये मेरा जो ग्राफ है, इसे हम सारा बिंदु क्या कर निरूपित कर रहे हैं। सबसे जो पहला बिंदु था मेरा, वो क्या क्या था बिंदु मेरा? हमारा था बिंदु यहाँ पर
पहला बिंदु था मेरा कितना था बच्चों 0 2 है ना 0 -2 तो ये बिंदु है मेरा 0 -2 यहाँ पर देखिए 0 -2 तो पहला बिंदु था बच्चों हमारा 0 -2 है ना देख लीजिएगा आप 0 -2 यहाँ पर है हमारा क्लियर है। उसके बाद मेरा बिंदु था ये कितना था मेरा यहाँ पर नहीं लिखे 0 -2 लिख लीजिएगा 0 और -2 है ना यहाँ छूट गया है ठीक है बच्चों। आगे हमारा जो बिंदु था यहाँ पर था बिंदु मेरा कितना है 0 1 तो यहाँ पर रख दिए 0 1 मेरा क्लियर है। और उसके बाद जो बिंदु था मेरा कितना था ये 2 2 था तो तीनों बिंदु को हम यहाँ रख दिए है ना देख सकते हैं ये तीनों बिंदु मेरा संरेखी आ रहा है बच्चों ठीक है। अगर बिंदु संरेखी आ रहा है इसका मतलब आपका ग्राफ सही जा रहा है। देख लीजिए पहला मेरा बिंदु यहाँ मिला दूसरा यहाँ मिला तीसरा यहाँ मिल रहा है ना ये संरेखी आ रहा था ना इसीलिए ठीक है। तो आपका संरेखी अगर तीनों आ रहा है यानी कि आपका ग्राफ सही है लेकिन अगर 2 को बना के चलेंगे तो हो रहा है तो गलती होने का संभावना होता है। उसके बाद हमारा दूसरा समीकरण के लिए मान रखते हैं हम लोग यहाँ से पहला मान था हमारा 0 - 4 यहाँ रख दिए। उसके बाद फिर से मेरा 0 1 यहाँ रख दिए फिर मेरा 2 4 यहाँ रख दिए ये भी मेरा संरेखी मिल रहा है। तो दोनों रेखा को मिलाने के बाद देखिए मेरा हल मिल रहा है कुछ इस तरीके से और जहां पर मेरा रेखा दोनों कटेगा है ना जहां पर मेरा दोनों रेखा कटेगा वही होगा मेरा इस समीकरणों का हल। तो हमारा रेखा कहां पर कट रहा है बच्चों देखिए तो चूंकि रेखाएं बिंदु 0 1 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमारा दिए गए समीकरणों का हल कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 0 और y बराबर 1 x बराबर 0 है ना और y बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चों ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब अगला। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा बच्चों ये है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए इसका हल देखते हैं। यहाँ पर है हमारा हल है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या बच्चों हमारे पास है कि हमारे पास 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद 73 तो इसका 31वां पद ज्ञात करना है ठीक है। तो चूंकि 11वां पद दिया हुआ है 38 तो लिख सकते हैं 11 का फॉर्मूला a + 10d है ना और 11 के नीचे कितना रख देंगे हम लोग 38 तो रख दिए a + 10d बराबर 38 हो गया। क्लियर है इसको समीकरण 1 ले लिए। आगे हमारा है हमारा जो दिया हुआ है 16वां पद कितना दिया हुआ बच्चों 16वां पद जो दिया हुआ है हमारे पास है ना a 16वां बराबर a + 15d होता है और ये दिया हुआ है 16वां पद a + 15d बराबर 73 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 2 से 1 को घटा रहे हैं क्लियर है ना। तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास आप किसी को भी किसी से घटा दीजिए जो मिलना है वही मिलेगा घबराइएगा मत। तो हम यहाँ से घटा दिए तो क्या मिलेगा ए घटाने पे यहाँ माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन और यहाँ भी माइनस साइन क्लियर है। ए से कैंसिल हो गया 15d - 10d कितना हो जाएगा 5d और 73 - 38 हो गया 35 क्लियर है। यहाँ से बच्चों अगर हम d का मान निकाले है ना तो d का मान मेरा कितना मिलेगा d बराबर मिलेगा 35/5 तो 5 × 35 7 बार में कटेगा d बराबर हो गया 7 ठीक है। आगे हमारा है तो समीकरण 1 से है ना समीकरण 1 में हम d का मान रख दिए ठीक है। यहाँ से a का मान मिल जाएगा समीकरण 1 मेरा यही था यहाँ d का मान रख दिए हम लोग कितना 7 है ना। तो कितना हो जाएगा a + 10 × 70 यहाँ 70 मिलेगा इस 70 को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा a बराबर 38 - 70 तो a बराबर मिल गया -32 क्लियर है बच्चों a बराबर क्या मिल गया आपको -32। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 31वां पद का फॉर्मूला होता है a + 30d है ना। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग है ना। जैसे कि अगर हम 5वां पद निकालना चाहे तो लिखेंगे a5 बराबर लिखना होगा a + 4d है ना एक कम करके लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला होता है ना n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 तो यहाँ जब n - 1 करते हैं तो n में से यहाँ जो नंबर रहेगा 31 से यहाँ 1 घट जाएगा तो 30 बचेगा क्लियर है इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम रख दिए हमारा a + 30d में ठीक है। तो a मेरे पास है -32 और d मेरे पास कितना है बच्चों 7 तो 30 × 7 कर दिया मिलेगा 7 × 210 घटा देंगे 188 मिलेगा तो मेरा 31वां पद कितना हो गया 188 उत्तर क्लियर है बच्चों। तो अगला सवाल है बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 11 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं 1 - 1 -4 6 और -3 -5 है ना। तो कोई त्रिभुज ऐसा होता है उसके शीर्ष दिए हुए हैं क्लियर है। यहाँ पर जो बिंदु होगा ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है क्लियर है। तो हमें इसका क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना हो चलिए देखते हैं बच्चों हल में। तो ये रहा मेरा इसका हल है ना। यहाँ देखिए ये जो मेरा त्रिभुज है हमारे पास है ना ठीक है बच्चों ये त्रिभुज है ABC ठीक है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो a का मान रख दिया यहाँ पर 1 और -1 b ले लिए हम लोग यहाँ पर -4 और 6 और c ले लिया -3 -5 इसको मान लिया x1 y1 इसको y2 x2 y2 इसको x3 y3 क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा बच्चों है ना। फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या होता है ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना x1 × y2 - y3 देखिए 1 2 3 रहता है ना 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2 है ना इस तरीके से चलता है क्लियर है। आप लिख लीजिएगा 1 2 3 तो अगर मेरा x1 है तो यहाँ से y2 और ये y3 होगा क्लियर है। अगर यहाँ x2 है तो 2 के बाद 3 और फिर वापस 1 आएगा यहाँ पर क्लियर है इस तरीके से। उसके बाद अगर मेरा ये x3 है तो फिर 1 और 2 आएगा। ये हमारा फॉर्मूला याद करने का इस तरीके से तरीका होता है ठीक है। जैसे भी आप ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद सारा मान को यहाँ पर आप रखते जाइए। मान क्या रखना है x1 का मान 1 था रख दिए y2 - y3 कितना देखिए यहाँ पर 6 रख दिए और y3 कितना है -5 तो ये -5 और ये माइनस मिलकर यहाँ +5 करेगा ध्यान रखिएगा। जब यहाँ माइनस में कोई नंबर होगा तो ये आपके यहाँ पर होकर प्लस होगा जब बीच में रहेगा तो ठीक है। किनारे वाला नहीं होता है ध्यान रखना थोड़ा अपना माइनस प्लस कर लेना भाई अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे था मेरा x2 कितना है देखो -4 यहाँ लेकिन -4 रहेगा है ना। उसके बाद y3 - y1 तो y3 कितना है हमारे पास बच्चों y3 फिर है -5 तो अब यहाँ -5 रहेगा ठीक है क्योंकि ये तो -5 रहेगा। अब ये +1 क्योंकि यहाँ पर y1 मेरा -1 था यहाँ +1 हो रहा है। इस तरीके से आपको सारा मान रख देना है। सारा मान रखने के बाद थोड़ा सा गुना भाग कर लीजिए 6 5 11 11 1 11 -5 + 1 -4 और -4 गुना -4 4 × 16 +16 माइनस प्लस
-1 -6 हो जाएगा -7, 7 या 21 प्लस 21। क्लियर है? तो बस हो गया आपका उत्तर। जोड़ दीजिए, पूरा हो जाएगा 48 और 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24। तो यानी कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 24 वर्ग मात्रक। ठीक है बच्चों? तो ये तरीके से आपको हल करना है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 3 नंबर का सवाल है तो इसको 3 नंबर लायक हल करना पड़ेगा। अगला सवाल और काफी बढ़िया सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर होता है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर को सिद्ध करना है। 7 प्लस यहाँ 7 है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम पहले जो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा बाईं तरफ है उसको हम लेके बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर के आएंगे। तो ये लिख लिया मेरा लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर कितना दिया हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पर उतार दिए सीधा। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 2 साइन ए कोस ए, कोस ए है ना, फॉर्मूला 2ab होता है ना, तो 2 और ए में ये है और बी में ये है तो रख दिए 2ab। क्लियर है? फिर प्लस में कोसेक स्क्वायर ए यानी कि बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बी के बराबर क्या है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए हो गया। क्लियर है? आगे प्लस, अब यहाँ पर फिर से कोस ए और सेक ए में होल स्क्वायर है, यहाँ भी लगा दो कोस स्क्वायर ए प्लस प्लस सेक स्क्वायर है। देखो अब कभी कभी हम लोग आगे पीछे ही फॉर्मूला करते हैं तो टेंशन मतलब, इसलिए दो तरीके से लिख दिए है ना, क्योंकि बच्चे ऐसे लिखते हैं, कोई कोई ऐसे लिखता है, इसीलिए तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है ना, प्लस 2 कोस ए सेक ए, वही बात है ना, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में बच्चों, तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखो अगले स्टेप में करने वाले हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए, देख लो यहाँ पर। क्लियर है? उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए और इधर सेक स्क्वायर ए अलग कर दिए है ना, इधर कोसेक वाला और सेक वाला को इधर लिख दिए। क्लियर है? आगे देखिए, अब जो मेरा यहाँ था 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए तो ठीक है, कोसेक को हम बदल दिए 1/sin, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है साइन का, इसीलिए। और यहाँ भी 2 कोस ए सेक ए को हम क्या लिए 2 कोस ए, ठीक है, और सेक को बदल दिए 1/cos बदल दिए। क्लियर है बच्चों? ये आप इतना काम आपको करना है। आगे क्या करना है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, 1 हो गया। अब कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिएगा तो साइन ए यहाँ साइन ए करके क्या कट जाएगा, तो मिलेगा सिर्फ 2, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ भी कोसेक कोसेक कटेगा सिर्फ मिलेगा 2 लिख दिए है ना। चलो क्या क्या मिल गया अब आपको, तो आपको मिल गया यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 और 2 प्लस 2, तो यहाँ पर सारा लिख दिए। इधर से क्या बचेगा tan स्क्वायर ए और यहाँ से कोट स्क्वायर ए। क्लियर है? चलो अब सबको जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, जोड़ दो 7 मिलेगा, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये तुमको सिद्ध करना था है ना, हो गया आपका सिद्ध। तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रचना का सवाल है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, एक पहले वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त बनाइए पहले है ना, त्रिज्या लेकर के, पता है ना वृत्त कैसे बनाना है, आपको पता होना चाहिए, छोटा सा बात तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। यानी कोई बिंदु अगर त्रिज्या है तो इसके केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूर से है ना, एक हमें क्या बनाना है, इस तरीके से हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें बनाना होगा स्पर्श रेखा। ठीक है बच्चों, स्पर्श रेखा बनाना होगा, ऐसा स्पर्श रेखा रचना करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका रचना हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ मेरा है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन रचना। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले इस रचना में क्या करना है, हमें इसमें करना है, देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ रचना के चरण भी लिखा हुआ है ना, देखते चलिएगा यहाँ पर भी। पहले हम क्या किए, एक वृत्त खींचे हैं जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का है ना, इसका त्रिज्या कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए उसके बाद क्या करना है, अब इस केंद्र इसका ओ से है ना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना दिया 10 सेंटीमीटर, जिसका नाम दे दिया ओपी। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है आपको, इस ओपी को आपको क्या करना है समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रखेंगे है ना किसको, चाप को, और यहाँ से कट मारेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे कट मारेंगे। क्लियर है? इधर भी चाप रखेंगे और कट मारेंगे और ये रेखा मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इसका समद्विभाजक। ठीक है, और जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर एम, इस एम को केंद्र मान के है ना, एम को केंद्र मान के यहाँ से वृत्त हम लोग फिर बना लेंगे ऐसे केंद्र मान के है ना। कहाँ से वृत्त बनाएंगे, इस पी पर रखे ना, यहाँ से त्रिज्या मान के एमपी को त्रिज्या मान के ऐसा एक वृत्त बना दिए हम लोग, बन जाएगा ये वृत्त आपका। और ये जो वृत्त बनेगा तो ये बिंदु यहाँ क्यू पे काटेगा, यहाँ पर आर पे काटेगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो देखिए आपको ध्यान से आपके पास आपको मिल जाएगा आपका ये दोनों स्पर्श रेखाएं। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका प्रोसेस, और आपको रचना के चरण भी लिखना है, क्या क्या आप रचना में कर रहे हैं ना। तो देखिए ये सारा काम लोग रचना पे करते हैं 5 स्टेप में, और ये 5 स्टेप में आपका रचना बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। और ये जो सवाल होगा मेरा बच्चों, ये सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा 3 नंबर के प्रश्नों का ये अंतिम सवाल होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको हर एक अपडेट्स मिले, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 3 नंबर के लिए है ना। क्वेश्चन है बच्चों,
एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। एक घड़ी ऐसा है ना। अभी घड़ी जो है ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचेगा वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा इसका हल है ना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का हल। हम जानते क्या है कि हम जानते हैं कि 1 घंटा में मिनट की सुई जो होती है ये 360 डिग्री घूमती है। एक चक्कर अगर कोई घूम जाएगा, अगर ये मेरा कोई कोण है, अब ये एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना बनाएगा, 360 डिग्री कोण बनाएगा। है बात समझ में, एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री है ना, पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का। तो एक चक्कर में जो मिनट सुई है पूरा एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा। तो देखिए तो तब 60 मिनट में यानी कि 360 डिग्री, जब 1 घंटा में 360 डिग्री तो 60 मिनट में कितना घूम रहा है ये 360 डिग्री, 360 मिनट में। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रहा है तो मेरा 5 मिनट में कितना घूमेगा, तो लिखेंगे 360/60 गुना 5 है ना। पहले आप 1 मिनट के लिए निकालेंगे तो 360/60 करिएगा, 1 मिनट के लिए क्या करेंगे 360/60 करेंगे। अब 5 मिनट के निकालने के लिए फिर इसको 5 से गुना कर दीजिएगा। आए बात समझ में। चलिए तो यानी कि मेरा यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से मिल गया हमारे पास कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये जो 5 मिनट में जो है हमारा मिनट का सुई यहाँ से मात्र 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है बच्चों, चलो घड़ी भी बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ से तो हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया। तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो हम पढ़े होंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या पढ़े हैं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पढ़े ना हम लोग, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला मेरा होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसको रखेंगे। थीटा कितना हो गया मेरा 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7 और आर कितना है, इसका रेडियस जो मेरा है बच्चों, इसका मिनट की सुई का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दिया 14 गुना 14। क्लियर है। अब गुना भाग कर दीजिए, इसको काट दीजिए 30 से, ये 12 बार में कट जाएगा है ना। उसके बाद 7 से यहाँ काट दीजिए, ये 2 बार में कट गया यहाँ पर। क्लियर है। क्या मिला, यहाँ से मिल गया 22 और 2 और 14/12। क्लियर है। फिर इसको काट दीजिए आप, इसको काटिएगा 11 से काटिए, 2 से 2 11 बार में कटेगा और इधर फिर यहाँ 6 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 1 बार में कटेगा और यहाँ 3 बार में कटेगा। तो क्या मिलेगा 14 गुना 11 और बटा 3। क्लियर बच्चों, यानी कि अपना हिसाब किताब करते जाइएगा, आप काट लीजिएगा। ठीक है। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा ये 154/3 सेंटीमीटर वर्ग मिलेगा और ये आपका उत्तर भी होगा। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्नों का हल देख लिया है और अच्छे से सीख भी लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं 5 नंबर वाले प्रश्नों के ऊपर, और जो कि हमारा शुरू होता है सवाल नंबर 15 से। ठीक है। तो सवाल नंबर 15 है हमारा, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 का ए विभक्तिकर ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताएं और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। है ना। हमें 5 नंबर में देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है। और ये तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारा सेक्शन सी, जहां से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या है, 4x² माइनस 4√3x प्लस 3, ये हमारा है समीकरण। तो हम यहां से साफ साफ ये बता सकते हैं कि मेरा a का मान 4 होगा है ना, और b का मान -4√3 होगा यहाँ से है ना, और c का मान यहाँ से 3 होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम a, b और c का मान निकाल लिए। चलिए तो सबसे पहला हमें a नंबर पे फाइंड करना है इसका विभक्तिकर है ना। तो चलिए विभक्तिकर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये होता है b² - 4ac। सिंपल इस फॉर्मूला में रखिए और हम सिंपली इसको गुना भाग कर लेंगे ना। तो b का मान कितना हमारे पास है बच्चों, तो b का मान है हमारे पास ये देखिए -4√3, तो रख दिया -4√3 का होल स्क्वायर, -4ac, तो 4 और एक जगह पर है मेरे पास 4, तो यहाँ रख दिए 4, और c की जगह पर है 3, तो यहाँ रख दिए 3। क्लियर है। तो हमारे पास है यहाँ -4√3 का होल स्क्वायर, तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये मिलता है 16 है ना, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा × 3, इसलिए हम लिखे 16 × 3। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं बच्चों हम लोग, तो यहां से हमारा 4 गुना 4 गुना 3, तो 4 चौके 16 तिया 48, तो यहां से मिला 4 चौके 16 गुना 3 मिल रहा है ना, और यहां से भी 16 गुना 3, ये तो मिल गया मेरा 0 हो जाएगा, फिर 16 तिया 48, 16 तिया 48 है ना, घट के 0 मिलेगा, यानी कि बच्चों हमारा विभक्तिकर कितना आ गया 0। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति है ना। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम देख रहे हैं, चूंकि मेरा विभक्तिकर बराबर 0 आया है। ठीक है। अगर जब मेरा विभक्तिकर 0 आता है ना, क्लियर है, तो हमारा 2 बराबर और वास्तविक मूल होता है। ठीक है बच्चों, 2 बराबर और वास्तविक मूल होता है। आई बात समझ में। चलिए अगला हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है ना। तीसरा क्वेश्चन सी नंबर में हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो अगर इनके मूलों के बारे में अगर हम बात करें बच्चों है ना, तो जब बराबर मूल होते हैं है ना, तो उसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला मेरा, ये देखिए, x बराबर होता है -b/2a लगाना है। क्लियर है। सीधा फॉर्मूला, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है x बराबर, क्या फॉर्मूला है हमारा, -b प्लस माइनस √(b² - 4ac है ना, /2a था। तो ये तो मेरा b² - 4ac पहले से 0 हो गया, इसीलिए सिंपली मेरा ये फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है। चलिए
तो यहाँ से फॉर्मूला पे रख दिए हम सारा, माइनस बी का मान कितना रखेंगे, तो फॉर्मूला वाला माइनस देखिए यहाँ पर है ना, और बी का मान यहाँ पर रख दिए हम। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाय 2a करना है, तो 2 इंटू a का मान कितना है 4 है, तो रख दिए, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से मेरा ये माइनस और ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया, है ना। तो क्या मिला 4√3 और बटा में 4 दूनी 8, क्लियर है। तो 4 से कट गया मेरे पास यहाँ पर, 4 का 4 और 4 दूनी 8, तो क्या मिलेगा √3/2, ये मिला मेरा x का मान। तो चूंकि मेरे दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे तो बराबर होगा, इसलिए मेरा इसके जो मूल होंगे दोनों सेम सेम आएगा, दोनों मूल बराबर आएगा। आया बात समझ में, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और साफ सुथरा सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है ना बच्चों। और ये हमारा एक प्रमेय है, आप पढ़े होंगे प्रमेय 6.1, है ना, 6.1 या 6.2 होगा आपका, आप किताब में देख लीजिएगा। और ये प्रमेय, इस प्रमेय का जो नाम है बच्चों, इसका नाम है हमारा BPT, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। और ये थ्योरम आता ही आता है, इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम नाम है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या कहते हैं बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। तो ये प्रमेय आपको पढ़ के रखना, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके हल के ऊपर, है ना। तो इसका हल होगा हमारा, चलिए देखते हैं यहां से। तो ये देखिए, ये मेरा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो क्या कहता है ये प्रमेय, चलिए देखते हैं। तो इस प्रमेय में सिद्ध करना है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे है ना, इस त्रिभुज के, ठीक है, इस त्रिभुज के अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, कोई एक रेखा के समांतर है, तो सिद्ध करना है कि ये जो भुजाएं हैं ये हमारे बराबर अनुपात में विभाजित होंगी। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। तो यही हमारा थेल्स प्रमेय भी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर काटती है ना। यानी कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है यहाँ पर एबीसी, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, और इस बीसी के समांतर, है ना, बीसी के समांतर खींची गई रेखा, जो रेखा खींचा गया डीई, क्लियर है, ये हमारे एबी को डी पर काट रही है और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां तक लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक रचना हम लोग करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर रचना ये करेंगे कि बी और ई तथा सी और डी को मिलाएं। किसको मिलाना है, बी और ई, और सी और डी को यहाँ मिला दिए। क्लियर है, एक रचना यहाँ करना है। और फिर डीएम लंब एसी बनाना है, यानी कि एसी पर एक लंब बनाना है, ये लंब, है ना, एसी ये भुजा था, इस पर हम लंब बना दिए डीएम। क्लियर है बच्चों। और एक लंब बनाना है बच्चों हमारा ईएन, कहां पर, एबी पर, एबी पर एक लंब बना दिए यहां से ईएन। क्लियर है, चलिए इतना काम आप रचना में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप देख लीजिएगा, हमें यह सिद्ध करना है कि एडी बाय डीबी, यानी कि एडी बाय डीबी, है ना, ये भुजा और हमारा एई बाय ईसी बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसका सिद्ध करने की विधि, है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई निकालेंगे पहले, है ना। क्लियर है बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, तो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अगर निकाले यहां पर, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई यहां पर, तो क्या हो जाएगा इसका, आधार गुना ऊंचाई, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज में अगर मेरे पास ये एडी बेस है तो इसका ऊंचाई ईएन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एडीई बराबर हाफ गुना एडी गुना ईएन। क्लियर है बच्चों, ये मेरा हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। उसके बाद एरिया ऑफ बीडीई निकालते हैं, उसी प्रकार से एरिया ऑफ बीडीई निकालेंगे, एरिया ऑफ बीडीई, ये इसका एरिया। क्लियर है बच्चों, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो अगर इसका आधार देखिए हम लोग बच्चों, तो यहाँ देखिए बीडी आधार है और ये बीडी आधार होगा, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, इसका ऊंचाई यही मेरा ईएन ही होगा। है बात समझ में, देखिए ध्यान से, है ना। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें, इस त्रिभुज का, ठीक है, तो इसका ऊंचाई किधर बनाएंगे, इसका ऊंचाई हम लोग बनाएंगे इस तरफ से, बाहर से बनेगा इसका ऊंचाई। क्लियर है ना। चलिए देखिए, तो यहां से हम लिखेंगे हमारा एरिया ऑफ बीडीई बराबर आधा गुना डीबी इंटू ईएन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, उसी प्रकार से हम निकालेंगे, फिर से इसी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे जब मेरा आधार ये होगा और ऊंचाई ये होगा। क्लियर है, तो फिर से हम निकालते हैं बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, देखिए एडी फिर से है, तो अब यहाँ पर आधार हो जाएगा, अगर आधार हो जाएगा मेरा, देखिए एई, अगर आधार मेरा हो रहा है एई, तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, ये वाला ऊंचाई होगा, है ना, डीएम। क्लियर बच्चों, इसलिए हमारा जो हो जाएगा इसका एरिया एई इंटू डीएम। बात समझ में आ रहा है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आगे निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ डीईसी, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। यहाँ देखिए ये त्रिभुज है मेरा, है ना, इसका ऊंचाई किधर बनेगा, इधर बाहर से बनेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमें कौन कौन त्रिभुज का हम एरिया निकाले आप देख लीजिएगा, है ना। बात समझ आ गया आपको, ये 4 त्रिभुज का एरिया आपको निकाल लेना है ना, इसी फॉर्मूला से, सब एक ही फॉर्मूला से। क्लियर है बच्चों, अब क्या करना है, अब देखिए, अब लिखेंगे एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ बीडीई, है ना, इन दोनों का एरिया को हम क्या कर दिए हैं,
इन दोनों का एरिया को भाग कर दिए, ठीक है। एरिया ऑफ ए डी ई बाई बी डी, तो क्या मिलेगा, हम लिख दिए इधर भी, है ना, हाफ और हाफ वाला पार्ट को, ठीक है। इधर लिख दिए, यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा और यहाँ से ई एन कट जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको मिल गया, देखिए ए डी बाई डी बी, ये समीकरण 1 हो गया। आए बात समझ में। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुजों को भाग करेंगे, ए डी ई बाई डी ई सी को भाग करेंगे, फिर हाफ हाफ कटेगा, डीएम कटेगा, तो क्या मिलेगा, ए ई बाई ई सी मिला। क्लियर बच्चों। तो चलिए यहां से हमें मिला समीकरण 1 और 2, है ना। अब चलिए आगे देखिए, चूंकि त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी आप फिगर में देखते चलेंगे, है ना, एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखाओं बी सी और डी के बीच में बने हैं। दोनों त्रिभुज जो मेरा है बी डी ई और डी ई सी, देखो ध्यान से, बी डी ई और डी ई सी, है ना, यहां देखो बी डी ई, ठीक है, और डी ई सी, ये त्रिभुज को देखो, ठीक है, ये मेरा एक ही आधार पे है, यहाँ पर एक ही आधार हो गया और एक ही यहाँ पर समांतर में, दोनों की समांतर है बीसी, है ना, एक ही आधार एक ही समांतर में। तो क्लास 9वीं का थ्योरम था हमारा कि जब दो त्रिभुज हमारे एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में होते हैं तो दोनों का एरिया बराबर होता है, यानी कि मेरा एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी होगा। यानी कि बच्चों अगर हमारा एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी बराबर है, यानी कि हम इस डी ई सी की जगह पर बी ई डी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। तो फिर तो हमारा समीकरण 1 और 2 तो बराबर हो जा रहा है, इसीलिए मेरा समीकरण 1 और 2 और 3 से, इसको समीकरण 3 मान लिए, तो 1, 2 और 3 से हम सिंपली कह सकते हैं कि मेरा ये दोनों अनुपात ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी का। क्लियर बच्चों। ये था हमारा ये थ्योरम और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये प्रमेय से, इस थ्योरम से हर साल क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस थेल्स प्रमेय को, है ना, आधारभूत समानुपातिता प्रमेय को अच्छे से आप लोग इसको रट लीजिए, बल्कि रट लीजिएगा इसको। बात समझ आ रहा है। क्लियर बच्चों। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ये है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अपनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों एक 7 मीटर ऊंचा भवन से, चलिए यहाँ पर फिगर देखिए तो आपको समझ में आएगा, है ना, फिगर जरूरी है बनाना, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये मेरा हो गया फिगर। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे पास एक 7 मीटर ये बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, है ना। इस भवन से कोई व्यक्ति खड़ा होके, है ना, इस टावर जो मेरा सीडी टावर है दिख रहा है, इस टावर को देख रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री। उन्नयन कोण ये हो गया मेरा 60 डिग्री। ऊपर जब देखते हैं तो बनता है उन्नयन कोण। क्लियर है बच्चों, है ना। ये मेरा टावर है और इस टावर के जब शिखर पे देखेंगे, ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, ये 60 डिग्री। आए बात समझ में। और अगर यहाँ से इसके पाद यानी पैर के पास देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं टावर के नीचे, तो ये है मेरा 45 डिग्री। आए बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा है। और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, यहाँ से हमें बस यहाँ से ज्ञात करना है इस टावर सीडी का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ से ए बी का दूरी मेरा है कितना, 7 मीटर, तो यहाँ से लेके मेरा ई से लेके डी तक का जो दूरी होगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर। ये दूरी देखिए कितना हो जाएगा मेरा 7 मीटर, है ना। ठीक है बच्चों, यानी कि मेरा ए बी बराबर ई डी होगा, इसलिए दोनों दूरी क्या होगा मेरा बराबर होगा, इसलिए ये भी मेरा 7 मीटर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब अगर हम यहाँ से सिर्फ सीई निकाल ले, है ना, सीई निकाल ले और सीई और इसको जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा ये पूरा टावर का लंबाई। यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो सीई कैसे निकाला जाए इसका उपाय लगाते हैं, है ना। तो सीई निकालने के लिए हमारे पास तो कोण तो दिया हुआ है, लेकिन एक भुजा और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लेंगे भुजा, अगर ये भुजा मिल जाता है कोई भी एक भुजा तो हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि पता है ये मेरा बी डी के बराबर में हो जाएगा ये भुजा, है ना, ए। क्लियर बच्चों, चूंकि मेरा बी डी के बराबर में होगा ये भुजा ए, तो हम तो बी डी निकाल सकते हैं ना, चूंकि ये भुजा दिया हुआ है और यहाँ पर उन्नयन कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए आप। क्लियर है बच्चों। यहां से अगर हम ए बी बाय बी डी लेते हैं, ए बी मेरा क्या है परपेंडिकुलर, है ना, यानी कि लंब। ठीक है, पी है बाय बी डी लेते हैं, क्या है बी है, आधार है। आए बात समझ में। तो पी बाय बी का क्या मिलेगा, tan थीटा मिलता है। तो पी बाय बी क्या मिलेगा बच्चों, tan थीटा मिलेगा, है ना। इसीलिए हम लगा दिए बच्चों ए बी बाय बी डी बराबर tan थीटा। क्लियर है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, हमारा थीटा कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, है ना। तो हमारा ए बी बाई बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लग दीजिए 7। तो 7 बटा बी डी बराबर 1, तो बी डी बराबर मिल गया आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से ये बी डी निकाल लिए है बात समझ में। तो चूंकि मेरा आता है ए ई बराबर बी डी होगा, ए ई बराबर बी डी होगा, इसलिए ए ई मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। आए बात समझ में। चलिए यहाँ से हमारा ए ई निकल गया, है ना। अब ए ई निकल गया है और ये कौन है 60 डिग्री। क्लियर है। तो अब हम यहाँ से ये वाला ऊंचाई निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लगाएंगे यहाँ से, फिर से मेरा ये लंब हो गया, है ना, परपेंडिकुलर पी बाय, और ये फिर से मेरा यहाँ आधार हो गया बी, तो फिर लगेगा मेरा tan थीटा। क्लियर है। तो आप लगाइए यहाँ से tan थीटा। तो अब लगाइए त्रिभुज ए सी ई में tan थीटा क्या हो जाएगा, सी ई बाई ए बराबर tan 60 डिग्री। तो सी ई बाई 7 ए की जगह पर 7 रख दिए और tan 60 का मान √3, है ना। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा निकल गया सी ई का मान, सी ई बराबर 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। आगे बच्चों हमारा, चूंकि आपको बताए थे कि सीडी निकालने के लिए हम सीडी निकालने के लिए इसी प्लस ईडी को जोड़ देंगे। तो ये निकाले अभी हम लोग 7√3 और ये निकाले 7 मीटर। ठीक है,
तो हमारा यहाँ से 7 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारे पास √3 + 1 मीटर। बात समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा पूरा टावर का लंबाई। तो इस तरीके से हम टावर का लंबाई निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर है बच्चों। तो आपका टावर का लंबाई फाइनली मिल गया 7 × √3 + 1 मीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर भी है ना। चलिए, तो यहां से अभी तक हम लोगों ने 3 बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।